वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एंड आज हम 5 अप्रैल की करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप जानते हो 5 अप्रैल आ गया है और अभी इससे पहले की करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और मैंने आप लोगों के लिए एक एवरीथिंग अबाउट महर्षि करके भी एक पूरी जो है वो अपलोड करी है, उसको भी देखिएगा। ऐसे जितने भी और रहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसको भी हम लोग साथ साथ कवर अप करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहो तो आप ये पीडीएफ ले सकते हो इस ग्रुप को ज्वाइन करके, और साथ ही साथ ये वाला टेलीग्राम चैनल को तो आप ज्वाइन कर ही सकते हो कभी भी। तो ये है हमारे इम्पोर्टेंट 5 आर्टिकल्स। सबसे पहला, सिक्स्थ ओशन। अभी तक तो हम कितने ओशंस पढ़ते आ रहे हैं? 5। फिर डिजिटल सतर्कता, फिर LGBTQ के राइट्स के ऊपर, फिर फैक्ट चेक यूनिट, फिर जुडिशरी के ऊपर। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट 5। बाकी हम 2 क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले है इसके अंदर सिक्स ओशन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी अर्थ के ऊपर 71% क्या है? वाटर। 5 ओशंस आते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक, राइट। तो अब बोला जा रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जो कि बहुत डाइवर्सिफाइड है ऑलरेडी, वहां पर कोई नया ओशन बन सकता है। क्योंकि अभी अर्थ में आइसलैंड जो है, जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है, सॉरी वो तो ग्रीनलैंड है, आइसलैंड भी वन ऑफ द आइलैंड में आता है ग्रेटेस्ट पे। वहां पर अभी इरप्शन हुई है वॉल्केनो की, जिसकी वजह से न्यू ओशन यहाँ पे आ सकता है, जिसे बोला जा रहा है अफार ट्रायंगल। अफार ट्रायंगल हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? एक हॉर्न की शेप बनाता है ये, वो एक 3 कंट्रीज का ग्रुप है। वहां पर रिसेंटली जो है, वहां पे सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती जो कंट्रीज आती हैं, वहां पर ये चीज देखी गई। यहाँ भी आप रीड कर सकते हो। टेक्टोनिक प्लेट्स भी यहाँ पर डिप्रेस हुई हैं। रिफ्टिंग की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अपार्ट हुई हैं, जो जिसकी वजह से ये प्रोसेस देखने को मिल रहा है, राइट। तो ऐसा बोला जा रहा है कि आगे से आने वाले 5 से 10 मिलियन ईयर्स में टेक्टोनिक प्लेट स्प्लिट ही हो जाएंगी। जो अभी ये, क्योंकि तभी तो पानी है ना नीचे, टेक्टोनिक प्लेट स्प्लिट हो जाएंगी तो वो पानी उभर के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज बोली गई है कि एक रिफ्टिंग होने की वजह से डिप्रेशन क्रिएट होगा, वहां से एक ओशन का नीचे निकल के आएगा। ठीक है भाई, नया ओशन बनना कोई सीधा प्रोसेस तो है नहीं। पूरी कॉन्टिनेंट ब्रेक होती है, फिर वहां से निकल के आता है ओशनिक रिज। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज जो है वो पढ़ने के लिए आप, जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। जीपीएस हो गया, सैटेलाइट रडार हो गया, तो काफी सारी चीजों का इस्तेमाल करके न्यू ओशन के बारे में पढ़ा जा रहा है। ठीक है भाई, तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हो रही हैं? प्रेशर है पहली बात तो। ये जो प्लम है, ये जो बन रहा है, बन रही है, ये हो सकता है प्रेशर की वजह से हो, जिसकी वजह से स्ट्रेच और फ्रैक्चर्स बन रहे हैं। इसकी वजह से सिक्स ओशन होगा। और ऐसा अगर होता है अफार ट्रायंगल के बीच में ऐसी डेवलपमेंट होती है, तो बहुत बड़ी एक चीज हमें देखने को मिलेगी, नया ओशन हमें देखने को मिलेगा, उसका जन्म देखने को मिलेगा। तो ओशनिक बनने का, अब वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह होने की वजह से हमें नई नई चीजें देखने को मिलती है। तो ये ओशनिक रिज इसलिए बन रही है क्योंकि कॉन्टिनेंट्स अपार्ट हो जाएंगे। जब टेक्टोनिक प्लेट्स, अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन के होने की वजह से जब कॉन्टिनेंट्स अपार्ट हो जाती हैं, देन एक न्यू ओशन का यहाँ पे जन्म होता है, राइट। तो अफार ट्रायंगल याद रखिएगा, ये कहाँ पे है? नाम बहुत कम बच्चों ने सुना होगा, लेकिन ये एक लोकेशन नहीं आ गई। जो जिन्होंने नहीं सुना होगा उनके लिए है ये एक नई लोकेशन है, जो कि न्यूज में है। सो आई वांट कि एक प्लेसेस इन न्यूज के लिहाज से आप इस अफार ट्रायंगल के बारे में जरूर पढ़ें, जरूर समझें। ये एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया है इथोपिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन में। वहां पे काफी सारी प्लेट्स आपस में कॉन्वर्ज होती, कॉन्वर्ज मतलब मिलती हैं वहां जाके, नूबिया की, सोमाली, अफ्रीकन प्लेट, सब कुछ। तो नया एक ओशन
यहाँ पर बर्थ हो सकता है। ठीक है, जो यहाँ पर इस तरीके का रेड सी है, रेड सी है यहाँ पर इस तरफ से रेड सी के इस तरफ एक अफार ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। इधर है इथोपिया, एरिट्रिया, जिबूती, सोमाली, ये सब रीजन्स आस में सामने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल विजिलेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है और इसी की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी अभी जो आने वाले हमारे इलेक्शंस हैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाली है फ्री और फेयर तरीके से। तो उससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो, सबसे पहली चीज तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऐप से क्वेश्चन बनेगा। ऐप का नाम है सी वाइजिल ऐप। ये सी वाइजिल ऐप इलेक्शन के कोड के ऊपर नजर रखने वाली है। ठीक है, इसमें से 2024 के इलेक्शंस में ये 79,000 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। उन कंप्लेंट्स को सॉल्व भी किया जा चुका है। ठीक है, बहुत जल्दी ही उनको सॉल्व कर दिया गया था। सी वाइजिल, वाइजिल का मतलब ये होता है सतर्कता के रूप में देखना। बहुत से लोगों ने यहाँ पर जो है कंप्लेन करी थी कि भाई इलीगल तरीके से जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो होर्डिंग्स लगा के चले जाते हैं। और उन्होंने ये कंप्लेन करी कि बहुत सारी जगह पर मनी गिफ्ट्स और लिकर का फ्री में बंटवाया हो रहा ताकि उनको वोट्स मिल सके। ठीक है, प्रॉपर्टी के ऊपर हो गया, फायर आर्म्स हो गया, धमकी देने की, डराने धमकी की वाली चीजें चल रही थी। तो ये सब चीजों के ऊपर ना कंप्लेंट्स लोगों ने यहाँ पे फाइल करी। तो ये ऐप जो है वो इसीलिए हेल्प करने वाली है ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता चल सके कि कौन से इलाके में किस तरह की चीजें हो रही है। आप रीड कर सकते हो नेचर ऑफ कंप्लेंट्स में। ठीक है भाई, तो सिटीजन्स वहां के आरओ, फ्लाइंग स्क्वाड टीम, कंट्रोल रूम के साथ कनेक्ट करके रिपोर्ट कर सकते हैं, उसकी वीडियो डाल सकते हैं। और फिर कंप्लेन करने पर जो भी वहां पे कंप्लेन देखेगा उसको यूनिक आईडी भी यहाँ पर मिल जाएगी और वो अपनी कंप्लेन को ट्रैक भी कर सकता है। वही ना, इसके अंदर आप इजीली फोटो, ऑडियो, वीडियोस कर सकते हो। 100 मिनट का काउंटडाउन रहेगा कि आपको 100 मिनट के अंदर आपकी कंप्लेन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे फीचर्स इसमें हैं। तो ये आपको याद रखना है, डिजिटल विजिलेंस कहते हैं इसको, कि डिजिटल रूप में जो है वो नजर रखी जाएगी किसी भी पर्सन के ऊपर। पर्सन के ऊपर क्या, कि मतलब वहां पर एक नजर के रूप में है कि भाई वहां पे कुछ भी गलत होता है तो हमको पहले से ही पता हो कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सी वाइजिल ऐप। ये रिसेंटली जो है वो न्यूज में थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस पे बता दूं। तो आप इसको लिख सकते हो, इसको आप नोट कर सकते हो। ये तीनों की तीनों फैक्चुअल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जितना भी है वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। ऐसे ही LGBTQ के राइट्स हैं। आईपीसी जब आया था, आईपीसी आपको याद है ये इंडियन पीनल कोड चाहे है, लेकिन ये ड्राफ्ट किया गया था टीबी मैकॉले, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। 1834 में बनाया गया था, पहली लॉ कमीशन, पहले लॉ मिनिस्टर। फिर जनवरी 1860 में इसको लाया गया। लेकिन आईपीसी को रिप्लेस कब किया गया? भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर लोकसभा में आया था, स्टैंडिंग कमेटी में गया था, तो ये पूरा फिर लेके आया गया था। अब इसके अंदर जो है, क्या LGBTQ के बारे में कुछ है? तो देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर बोला है कि जो हमारे LGBTQ की जो पूरी कम्युनिटी है उसमें उनका प्रॉपर तरीके से उनकी पहचान, उनका यौन रुझान, हर चीज के ऊपर जांच करने की जरूरत है। इवन जो हमारे CGI है, DY चंद्रचूड़, इन्होंने भी बोला है कि परामर्श के माध्यम से किसी व्यक्ति की पहचान और यौन अभिनिवेश पर काबू पाने का प्रयास करना अनुचित है। इसलिए हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से व्यक्तिपरक मूल्यों को त्यागना चाहिए और तरीके से इस चीजों को गाइडलाइंस पे लेके आना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर बोला, क्योंकि कई बार हेबिस कॉर्पस की रिट लगा देते हैं। हेबिस कॉर्पस की रिट कहाँ लिखी हुई है? हमारे आर्टिकल 32 में, कि आप सुप्रीम कोर्ट में हेबिस कॉर्पस की रिट लगा सकते हो। ठीक है, तो LGBTQ कम्युनिटी के मेंबर्स ने हेबिस कॉर्पस की रिट लगा के फैमिली और पुलिस इंटरफेरेंस के ऊपर काफी सारी बातें मांगी हैं कि हमें ये जो है बचाओ इस चीज से। तो इस तरीके से यहाँ पर जजेस को भी यहाँ पर जो है इम्पैथी और कंपैशन शो करना पड़ेगा कि अगर कोई पर्सन डिटेन्ड है या मिसिंग है तो हमें उसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके की उनकी पहचान जो है ना वो ये सही रखनी चाहिए। असल में इसके ऊपर एक केस था, इसे केस स्टडी कहते हैं। केरला की एक वुमेन थी जिन्होंने हेबिस कॉर्पस लगाई थी।
क्यों? क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि भाई उनके जो सेम यहाँ पर समलैंगिक साथी हैं, सेम सेक्स पार्टनर जिसे हम कहते हैं, उनका हेबिस कॉर्पस कर दिया गया था, उनको बाहर निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है। तो केरला के उच्च न्यायालय ने अपने माता पिता के साथ पाई गई पार्टनर की काउंसलिंग करने का आदेश दे दिया था। ठीक है। तो ये चीज था भाई यहाँ पर ऐसे, तो मतलब ये होता कि भाई पार्टनर को याचिकाकर्ता के साथ नहीं रहना चाहता था और इसके बजाय वह करियर पर फोकस करना चाहता था, ये चीजें पता चल के आई। ठीक है। तो इसमें फैमिली शब्द भी निकल के आया क्योंकि यहाँ बुरा था विद हर पेरेंट्स। तो ये बात थी। अब यहाँ पर अगर फैमिली की हम बात करें तो फैमिली केवल जन्म के परिवार तक ही सीमित नहीं होती है, आप चुने हुए परिवार को भी परिवार कह सकते हो। ठीक है। तो एलजीबीटीक्यू व्यक्तियों के लिए इस अवधारणा का महत्व बढ़ गया है क्योंकि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के हाथों हिंसा और सुरक्षा की कमी का अनुभव हो सकता है। ठीक है। उनको हिंसा वहां पे मिलती है काफी ज्यादा। और बाकी सेक्शन 377 भी आईपीसी का पहले इसके बारे में कहता था कि भाई यदि कोई भी स्वेच्छा से किसी पुरुष महिला या जानवर के साथ प्रकृति के नियम के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है, उसे आजीवन कारावास या किसी भी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, ऐसा बोला गया था उसमें भी। ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा केस आया है, यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुकी है, नवतेज सिंह जोहर केस। 5 जजेस की बेंच ने बैठ करके ये बोला था कि भाई अगर सर्वसम्मति से दो वयस्क, भले ही वो लैंगिक रूप से सेम ही क्यों ना हो, अगर वो अपनी सर्वसम्मति से अपने यौन संबंध को जो है बनाना चाहते हैं तो उसको वहां पर अपराध की श्रेणी से हटा दिया जाएगा, ऐसा साफ साफ यहाँ पे बोला गया था। कोर्ट ने भी इसको कंसेंशुअल माना था कि इस तरीके से रहेगा। ठीक है। इन्हें क्रिमिनलाइज जो एरिया थे ना, जिन्हें हम कहते थे कि भाई ये जो है ये एरिया सारे के सारे इस तरह की चीजें जो है वो अप्राकृतिक मानी जाएंगी, अप्राकृतिक को यहाँ से हटा दिया गया था। उसके बाद फिर भारतीय न्याय संहिता आपको पता है 2023 में आया ही था। यहाँ पर जो है ये बोला गया था कि भाई गैर नाबालिग पुरुषों को भी यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की गई थी, गैर नाबालिग के लिए भी। ठीक है। तो ये भी आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से था भाई, क्योंकि पहले क्या होता था कि सिर्फ जो रेप बलात्कार की जो परिभाषा होती थी वो सिर्फ इसलिए होती थी कि भाई किसी पुरुष द्वारा किसी महिला के साथ अगर कोई कुकृत्य किया गया तो केवल वही था। लेकिन अभी ये जो डेफिनेशन है उसके अंदर ये वर्ड भी ऐड कर दिया गया है, गैर नाबालिग पुरुष शब्द को भी वहां पर ऐड कर दिया गया है। ठीक है। आप ये रीड कर सकते हो सारा कुछ। सो ये था हमारा आर्टिकल, इसमें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप देख सकते हो इधर। राइट। ये थे आपके इम्पोर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो उसमें से सीधा क्वेश्चन जो है वो हो सकता है पूछा जाए। आपको एक सीधे सीधे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसमें याद रखना। बिकॉज जो भी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है। इसमें क्या है, किस तरीके से है। राइट। बढ़ते हैं हमारे फोर्थ आर्टिकल की तरफ। फैक्ट चेक यूनिट स्टेट। अब ये फैक्ट चेक यूनिट क्या है? फैक्ट चेक यूनिट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट को अमेंड करते हुए बोला है कि भाई कोई भी फेक न्यूज सोशल मीडिया पे वायरल होती है, आपको पता है बहुत जबरदस्त यूं ही वायरल हो जाती है, तो इस तरीके से जो है पहले फैक्ट चेक यूनिट बनाई जाएगी। वो फैक्ट चेक यूनिट आईपीआईबी और आईबी के साथ, आईटी की मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के सोशल मीडिया की साइट पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर रेड फ्लैग दी। समझे? मतलब अगर आप पहले फ्लैग मिलेगा तभी जाके वो चीज जो है फाइनली देखी जाएगी, तो फैक्ट चेक यूनिट करके बनाई जाएगी तभी फाइनली इस चीज पे रेगुलेट होगा। बिकॉज फॉल्स इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई यूनिट नहीं है, कुछ भी यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है। तो फैक्ट चेक यूनिट जो है वो 2021 के आईटी रूल्स में अपॉइंट करके ये बोला गया कि फैक्ट चेक यूनिट को बनाओ। 2 जजेस की बेंच ने भी बैठ के इसके ऊपर बोला था, अलग अलग बातें कही थी। ठीक है। अभी थर्ड जज ने तो यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, पर फिलहाल फिर भी ये एक चीज हो चुकी है। आईटी एक्ट जो है जो कि 2023 में था, उसमें उन्होंने यहाँ पर एक तो ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम के ऊपर रूल बनाया था, जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, और दूसरा बोला था कि भाई गवर्नमेंट के बिजनेस और कंटेंट के लिए आप एक फैक्ट चेक, ऑनलाइन कंटेंट के लिए आप फैक्ट चेक यूनिट बनाओ।
ठीक है, ये समझ में आ गई कि भाई जो भी चीजें हैं उसमें आप ये देखोगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश हो रही है, शेयर हो रही है जो कि फेक है, फॉल्स है, मिसलीडिंग है, ठीक है, नकली है, झूठी है, भ्रामक जानकारी दे सकती है, तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है पेटिशनर जो है आई थी वो स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन, एडिटर गाइड्स, ब्रॉडकास्ट बेनेट कॉलमैन, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर आई थी कि भाई वो ये जब जो चीजें हैं ये हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव देगा अगर आप फैक्ट चेक यूनिट को यहाँ पर लगाने लग जाओगे। तो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 31 जनवरी को वहां पे जो और बेंच बैठी हुई थी, जीएस पटेल, नीला गोखले, इन्होंने अलग अलग बात कही थी यहाँ पर। जो पटेल थे उनका ये कहना था कि भाई अमेंडेड के जो रूल्स हैं उनको खारिज कर दो। जो गोखले थे उन्होंने कहा कि नहीं, इसको रखो, जो फीमेल थी। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग बात यहाँ पे दो की गई थी, तो फिर तीसरे जज को यहाँ पर लाना पड़ गया। ठीक है, क्योंकि 2-1 की मेजोरिटी लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से डिसीजन था। और उसके बाद फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर हमारी हमारे सीजेआई बैठे हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पर ये बोला कि जो बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय था, जो आने तक संशोधित नियमों पर लागू जो है रोक लगा दी गई थी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये चीज रही थी। तो ये आप पढ़ सकते हो, मतलब केस को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि हुआ क्या था एग्जैक्टली उस टाइम पे, पर हाँ ये हमें जरूर पता होना चाहिए कि आज के टाइम की सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर अगर कभी भी हमारी लॉ बनाती है पार्लियामेंट, जैसे आईटी के ऊपर उन्होंने लॉ बनाया, तो वहां पर उसको कॉन्स्टिट्यूशनली चेक करने का हमारी पावर सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के पास है। वो जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे हो सकता है, न्यायिक समीक्षा कहते हैं इसको। तो यहाँ पर कोई भी अगर इस तरीके की मिनिस्ट्री या फिर कोई भी रूल्स बनाए जाते हैं तो वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, मतलब कि उसकी संवैधानिकता क्या है, वो देखने के लिए यहाँ पर बिल्कुल ही अलाउ है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ पे आ सकती है। ठीक है भाई, तो ये था आपका छोटा सा आर्टिकल। अभी ये फैक्ट चेक यूनिट के ऊपर जो बात चल रही है, ऐसे ही हमारा आता है जुडिशरी की पोस्ट रिटायर्ड कॉन्कॉर्डम, मतलब कि न्यायपालिका की सेवानिवृत्ति के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के जज ने डिजाइन कर दिया पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के। तो इसकी वजह से ये हो गया कि भाई क्या जजेस रिटायर करने के बाद, रिजाइन करने के बाद या रिटायरमेंट के बाद आके ऑफिशियल पोस्ट को ले सकते हैं। ठीक है, तो जुडिशियल के ऊपर तो यहाँ पर सवाल उठ गए ना कि आप कभी भी अपने रिटायरमेंट ले लो, रेजिग्नेशन लेके पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तो फिर एक गलत हिस्सा हो गया, क्योंकि ये तो हम कहते हैं कि भाई जो जजेस हैं वो ऑफिशियल पोस्ट रिटायरमेंट के बाद नहीं ले सकते, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस जुडिशरी क्या है। अगर वो इस तरीके की सोच रखेंगे तो वो पहले उसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में सारे डिसीजन देना शुरू कर देंगे। ये चीज है ना। तो अभी तक तो न्यायाधीश का निर्णय स्वीकृत नहीं हुआ है, लेकिन ये लाजमी है कि उन पर कोई कानूनी बाधा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो है एक इसके ऊपर रूल बनाए कि वो इस तरीके से क्या चीजें करना अलाउड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसे हम कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि भाई जब भी जज कोई रिटायर हो जाता है तो उसको 2 साल यहाँ पे मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद अपने करियर को एक्टिव रखने के। हाँ, अगर पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट करनी है तो उसके लिए बहुत ज्यादा ऑपोजिशन है कि ऑलरेडी उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है, तब उनको यहाँ पर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट में मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, ये चीज भी बहुत हो रही है। कई लोगों का ऐसा कहना है कि रिटायरमेंट की एज ही बढ़ा दो फिर उनकी। अगर आप उनकी रिटायरमेंट की एज ही बढ़ा दोगे तो हो सकता है उनको सोल्यूशन यहाँ पे दे दिया जाए। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है, ये बोल देते हैं कि भाई वो अब जाकर के किसी और जगह भी तो सर्व करते हैं ना ट्रिब्यूनल्स में, जैसे कि एनजीटी में चले गए, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी विमेन वाली कमीशन में चले गए, तो ऐसे आयोग में भी तो जाके बैठते हैं ना वो। तो कह रहे हैं कि भाई वहां पे हटाओ और यंग पीपल को भी आप वहां पे मौका दे सकते हो। तो इस तरीके से है। अब जो है ये भी बोला गया कि अगर आप किसी भी जज के रूप में ज्वाइन करते हो तो आपको पता है कि आपको सर्विस के बाद, रिटायरमेंट के बाद आपको क्या मिलने वाला है, दैट इज पेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन ये नहीं वो लोग कहते कि भाई अगर रिटायर हो गए तो वो पैसों के लिए काम कर रहे हैं, वो पावर के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए तो वो पर्सन ने पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया। तो ये सब कॉन्सेप्ट न्यूज में, आपकी क्या सोच है कि क्या जज को यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मौका मिलना चाहिए, क्या उनको ये अलाउड होना चाहिए कि वो इस तरह के काम कर सके? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि ये चीजें करनी अलाउड होनी चाहिए? तो वो पॉइंट्स है यहाँ पर, आप इसको रीड करके मुझे बता सकते हैं कि क्या ये चीजें अलाउड होती हैं, हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कोई आंसर नहीं बता रही हूँ, ये तो सिर्फ मैं बता रही हूँ कि ऐसा चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन तो हमारे पास आज भी नहीं है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट देखेंगे अब,
क्वेश्चन आज के प्लांट के कम्युनिकेशन के ऊपर। जापान में बताया गया प्लांट टू प्लांट भी वार्निंग सिग्नल्स दिए जाते हैं। प्लांट्स भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। हाँ, बहुत ज्यादा एक्टिवली नहीं करते, लेकिन हाँ अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे वो रिस्पॉन्स करते हैं। उनकी ग्रीन लीफ जो है वो एक सिग्नल की तरह यहाँ पे काम करती है, उसमें कैल्शियम होता है और वो ही यहाँ पर हेल्प करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बताया गया है, आप पढ़ सकते हो। इसमें सारी स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हुई हैं। ये जापान की स्टडी है जिसने ये बताया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज करते हैं अपने आसपास के प्लांट्स को एनवायरनमेंट के डेंजर को बताने के लिए, जिसमें कैल्शियम होता है और वो वहां पे वार्निंग मैसेजेस को सिग्नल करता है। अभी तक तो सिर्फ यही खबर आई है, ज्यादा कुछ नहीं पता चला, इतनी सी ही न्यूज आई है कि जापान में ये चीज पता करी गई है। और ये जो है, जब पेस्टिसाइड्स का यूज ज्यादा हो रहा था तब जापान ने ये स्टडी पूरी करी थी। तो प्लांट्स एक दूसरे को एनवायरनमेंट की तरफ रिएक्ट करके बताते हैं, थ्रेट को इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो चीज है कि भाई कोई इनसाइट अटैक हो रहा है, कोई इंसेक्ट का अटैक हो रहा है, तो वो सब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्म किया जा सकता है। ऐसे ही आज का क्वेश्चन है मॉस्क्यूरिक्स। अब ये मॉस्क्यूरिक्स एक वैक्सीन का नाम है। मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन किसके लिए दी जाती है? 6 हफ्ते से 17 महीने के बच्चे को जो कि प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरियम से मलेरिया कॉज हुआ है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या दी जाती है? मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन। ठीक है, पहली मलेरिया के ऊपर वैक्सीन आई थी, डब्ल्यूएचओ ने इसको अप्रूवल भी दे दिया बिकॉज मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है लेकिन इसको बचाया जा सकता है। जो मॉस्क्यूरिक्स है असल में उसका नाम है RTS SAS01। ठीक है, तो वो चीज है, याद रख सकते हो आप रीड कर सकते हो। फर्स्ट ट्रीटमेंट करेक्ट है, 60% इफेक्टिव है। गावी और अदर अफ्रीकन कंट्रीज के साथ मिलकर के इस पूरे को स्टार्ट किया गया है, काफी सही ये काम कर चुकी है। अभी तक तो यही बोला गया है। बाकी अगर मैं पूरे वर्ल्ड में बात करूं तो ये कह रहा है भाई डब्ल्यूएचओ जो है वो 9 कंट्रीज को मलेरिया फ्री कह चुकी है। तो भाई यहाँ पर ठीक बात है, मॉस्क्यूरिक्स जो है वो 30% इफेक्टिव है, 60% नहीं है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन याद कर लेना। बाकी आज का मेंस का क्वेश्चन भी सी वाईजे लैब पे आपको मैंने पूरा बता दिया। सी वाईजे लैब किसने बनाई है, क्या चीज है। आप पहले थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताएंगे कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को बनी थी, इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। अभी इलेक्शंस होने भी वाले हैं। ठीक है, जिसने अभी इलेक्शंस को कंडक्शन में सर्विलेंस रखने के लिए सी वाईजे लैब को लॉन्च किया है। तो अब इसमें ये भी बताएंगे सी वाईजे लैब का यूज क्या है, पूरा यूजेस समझाएंगे। यूजेस समझाने के साथ साथ आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर कि अगर फ्री फेयर इलेक्शन होते हैं तो उसमें कैसे पॉलिटिकल पार्टी और हमारे पीपल के साथ डेमोक्रेसी इंश्योर की जा सकती है, तो वो एक्सप्लेन करना है। वैसे मैंने इसको आंसर को पूरा बता दिया है, पर आपने जो मेरे से क्लास में आपने आज समझा है उसी को आपको अपने आंसर राइटिंग में नोट करना है। क्लियर है भाई? इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। आप लोगों को अभी जो है कमेंट बॉक्स में भी बताना है और थोड़े से व्यूज इंक्रीज करने हैं ताकि हम लोग भी इसको पूरा अच्छे से कंटिन्यू कर सके। राइट एवरीवन, तो इसको कंप्लीट करिए यहाँ तक के लिए। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।